घोषणात्मक ज्ञान क्या है ना। पिछली बार हमने किया था, जब एक सेशन हमने किया था अभी हिंदी का इससे पहले, और मैंने आपको बताया भी था ये सिर्फ पहले इंग्लिश में आया करते थे इस तरह के क्वेश्चंस। अगर हम घोषणात्मक ज्ञान की बात करें तो इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज, और दूसरा होता है आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान जिसको हम प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहां पे घोषणात्मक ज्ञान क्या है, डिक्लेयर कर सकें, घोषणा बना ही है डिक्लेरेशन से, तो डिक्लेरेटिव नॉलेज की बात हो रही है, डिक्लेरेटिव नॉलेज की बात हो रही है। तो क्या है डिक्लेरेटिव, फटाफट से बताओ। 44% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। देखते हैं, किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना डिक्लेरेटिव है। भाई उच्चारण जो है प्रोसीजर है, प्रक्रिया है कि इस शब्द को ऐसे बोलते हैं, ये उच्चारण क्या है, प्रोनाउंसिएशन है, ये प्रॉपर आप इसमें एक्टिव हैं, ये प्रक्रियात्मक ज्ञान हो गया। सरकार ये क्यों ऐसे जवाब दे रहे हो, प्रक्रियात्मक ज्ञान है, ये तो प्रक्रिया है भाई उच्चारण करना किसी शब्द का। किसी शब्द को पढ़ पाना, पढ़ के समझ पाना, वो घोषणात्मक हो सकता है। कोई चीज कैसे कर रहे हैं, कैसे वाला जो एस्पेक्ट है भाषा बोल के दिखाना, वो प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल नॉलेज है। व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना, यानी किसी चीज के बारे में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है तो वो घोषणात्मक है। व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना कि कहां ग्रामेटिकल मिस्टेक कहां है इस चीज में, ये घोषणात्मक ज्ञान है। किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए, अब आप फिर से फंस गए, कैसे कार्य किया जाए, हाउ का मतलब है आप करके देखेंगे किसी चीज को, यानी प्रोसीजरल नॉलेज हो जाएगी, यानी प्रक्रिया है ये अपने आप में कि कैसे यूज करेंगे इसको रियल सिचुएशन में। व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, ये फिर भी एक बार को हमें लग रहा है कि व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान यानी नॉलेज की बात हो रही है, तो ये फिर भी सही लग रहा है हमें। अब फर्स्ट और फोर्थ में से देख लेते हैं, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान या व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना। अब पहचान करना सीखना में भी आपको प्रोसीजर की जगह क्या, हाँ प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा, प्रक्रिया होगी तभी आप पहचान कर पाएंगे। लेकिन अगर घोषणात्मक ज्ञान की बात करें तो यहां पे आप फिजिकली मतलब कुछ कर नहीं रहे होते, बस नॉलेज की बात होती है कि इस चीज का आपको ज्ञान है कि नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो आपको पता है, उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है ये नहीं। वो फिर प्रोसीजरल में चला जाएगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान में चला जाएगा कि व्याकरण की इसकी संज्ञा की परिभाषा के अनुसार 2-4 उदाहरण बता दो, तो उसके लिए आप प्रोसीजर यानी प्रक्रिया पे जा रहे हैं। यहां सिर्फ ज्ञान की बात होती है क्योंकि ये घोषणात्मक ज्ञान है, ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है कि आपको डेफिनेशन पता है, किसी चीज के बारे में पता है थ्योरेटिकली। तो व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान है आपको कि ये रूल होते हैं, ऐसे होते हैं, आपने यूज किया नहीं किया है ना। रसगुल्ला क्या है, डेफिनेशन लिख रहे हैं, ये है घोषणात्मक ज्ञान। रसगुल्ला टेस्ट कैसा करता है, खा के देख रहे हैं, वो है प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी प्रोसीजरल नॉलेज। तो ये कैसे कार्य करेंगे, पहचान करने में, उच्चारण करने में, इनमें सब में प्रैक्टिकल नॉलेज लगेगी, यानी आपका प्रोसीजरल नॉलेज या प्रक्रिया फॉलो होगी प्रॉपर। लेकिन यहां पे सिर्फ आपको घोषणा करनी है कि ये होते हैं भाई व्याकरणिक तत्व। सिंपल बात है, डी ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन यहां पे सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। परभाषा व्यवहार, ट्रांस लैंग्वेजिंग फिर से आ गया, जिस क्वेश्चन से आई थिंक हमने शुरुआत की थी। परभाषा व्यवहार या ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है। पहला ऑप्शन है, एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है, विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा है। इस मुद्दे पर शिक्षा नीति की बात 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में हो जाएगी, ये नहीं है, ट्रांस लैंग्वेजिंग नहीं कहते इसको। भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है, यानी एक से दूसरी लैंग्वेज में चले गए आप, बाइलिंगुअल हो गए। भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती हैं, ये कोई भाषा के बारे में थोड़ी ना ज्ञान ले रहे हैं आप। ट्रांस लैंग्वेजिंग यानी आप मल्टीपल लैंग्वेजेस का, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर पा रहे हैं क्लासरूम में, ये है। तो एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है, एक पेडागोजिकल टेक्निक है। जो शुरुआत में बात हुई थी कि पहले टीचर इंग्लिश में पढ़ती हैं, फिर बच्चों को अपनी भाषा में डिस्कस करने को कहती हैं, फिर क्लासरूम की जो भाषा है उसमें चर्चा करने को कहती हैं। तो यहाँ पे एक से अधिक भाषाएं यूज हो रही हैं भाषा को समझने के लिए, ठीक है। तो भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है, तो वो तो सीधा सीधा अनुवाद हो जाएगा ना, ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो एक से दूसरी भाषा में जाना ही थोड़े ना ट्रांस लैंग्वेजिंग है। एक से अधिक भाषाएं भी हो सकती हैं जिनको हम एक संसाधन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें। ठीक है, पढ़ लेंगे जी। पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप यानी टाइपोलॉजी का है, किस तरह का क्वेश्चन है, ये पता करो। ठीक है, पता कर लेंगे भाई। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद
आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। आपने किसी बच्ची की कहानी पढ़ी, किसी व्यक्ति की कहानी सुनी और आपने क्या किया, उसको महसूस किया। ऐसे जोश टॉक्स पे सुनते हैं ना लोग बहुत, ठीक है ना। मेरी मम्मी अभी कुछ टाइम पहले उनको नया नया यूट्यूब वगैरह उन्होंने देखना शुरू किया है, तो जोश टॉक पे पूरी पूरी कहानियां सुनते हुए रात को सो जाती हैं। तो एक दिन हम बात कर रहे थे, तो फिर कुछ दीदी की शादी में किसी को बुलाना था, तो जोश टॉक से किसी को बुलाना था, तो हम लिस्ट बना रहे थे। यानी तेरा भी जोश टॉक है, मतलब कुछ तो बात हुई ऐसी, तो फिर तो घर की मुर्गी हो जाती है दाल बराबर, इससे ये साबित होता है। मैंने कहा हाँ मम्मी। तो फिर हमारी बात हुई, फिर उन्होंने देखा होगा। तो लेकिन वो रोज़ वो कहानियाँ सुनती हैं और लोगों के दर्द को महसूस करती हैं और फिर बताती हैं कि देखो लोग दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, है ना, देखो लोग क्या क्या महसूस कर रहे हैं। जो शौर्य है मेरा भाई, अब वही सबसे छोटा है, तो उसी को ज्ञान सबसे ज़्यादा दिया जाता है। तो ये कहानी है छोटी बालिका की कहानी। पढ़ने के बाद मुझे इससे वही याद आया, छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया, यानी फील किया आपने किसी की कहानी सुन के, है ना, किसी की आप बीती सुन के। ठीक, आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है। क्या कहलाएगा भाई, फटाफट से बताओ। पहला ऑप्शन है पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, यानी एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन है, या फिर विमर्श संबंधी प्रश्न, यानी कि जिसपे चर्चा की जा सके, सोचा जा सके, अभिव्यक्त परक, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला प्रश्न, या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फटाफट से बताइए। नहीं भारती, बताइए। ए फॉर अपने वाला, हाँ हाँ बहुत बढ़िया प्रतिमा। सृष्टि कह रही है हाँ यार, बहुत सालों पुरानी वीडियो है वो, जो स्टॉक पे 4 साल पुरानी, उससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा है। बहुत बढ़िया। अब तो आजकल हम इधर उधर जाते नहीं हैं। ए फॉर अशोक लगाओ, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है जी आदर्श। चलिए अब जवाब दे दीजिए फटाफट से। 47% लोग किसी एक आंसर को कह रहे हैं, थर्ड ऑप्शन। फटाफट से देखते हैं क्या है, अभिव्यक्त परक। अब हम यहाँ फंस गए, क्यों? क्योंकि हमने, अब हिंदी में क्वेश्चन इतने आसान नहीं आते, आपने देखा और अक्कड़ बक्कड़ करके आपने लगा दिया। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया एक तो, यानी यू फेल्ट दैट, ठीक है, एग्जैक्ट थिंग जो उसने कठिनाइयां, या किसी मूवी देख के, किसी बायोग्राफी पढ़ के, किसी ऑटोबायोग्राफी पढ़ के, कोई उस तरह की मूवी बनी हो जो बायोग्राफिकल हो, आपके आंसू आ गए, आपने महसूस किया उस दर्द को। ठीक, एक तो महसूस किया है, फील वाला एस्पेक्ट है। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाह रहे हैं। लगभग 120 शब्द में पत्र लिखना है। अब देखो, देखने में बिल्कुल सही बात है आपकी ये, कि आपको लग सकता है अभिव्यक्त ही तो कर रहे हैं, जो महसूस किया उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये अभिव्यक्त परक प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अपने इमोशन नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपने जो पढ़ा है और फिर आप उस पढ़ने के बाद उसकी प्रशंसा करने की बात कर रहे हैं। यहां पे उसके लिए शब्दों की बात कर रहे हैं, यानी आपको सोचना होगा। आपने जो पढ़ा है उसके परे भी आप गए होगे, आपका चिंतन जागृत हुआ होगा। इसको एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, पाठ का विस्तार करने वाले प्रश्न कहते हैं ऐसे क्वेश्चन को। एक टीचर के रूप में सोचिए, इमोशनल मत हो जाइए, है ना, जोश टॉक वाले माहौल में मत चले जाइए। बात क्या चल रही है, पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, यानी एज अ टीचर जब आप इस तरह की चीज कहते हैं कि एक काम करा, आपने पाठ को पढ़ा, आपने महसूस किया, अब उसकी प्रशंसा में आपको पत्र लिखना है, या उसके बारे में जो भी बात कहनी है उस पर पत्र लिखना है, यानी पाठ का विस्तार हो गया। बच्चे अपना दिमाग लगा पाएंगे, थिंकिंग कर पाएंगे, जो है सामने उसके और परे जा पाएंगे। तो इसको पेडागोजी के टर्म्स में पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न कहते हैं, या एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें बच्चे को एक्स्ट्रा सोचना भी पड़ेगा, विचार भी करना पड़ेगा, चिंतन भी करना पड़ेगा, तब एक्सप्रेस करेगा। तो एक्सप्रेस करना तो जस्ट एक पार्ट है इसका, इसीलिए अभिव्यक्त परक नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जस्ट जो अभिव्यक्ति है यहां वो जस्ट एक हिस्सा है। पेडागोजिकल टूल में इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेटिव टाइप का क्वेश्चन कहते हैं। समझ पा रहे हो? आम भाषा में नहीं समझना है इसको, पेडागोजी में समझना है ना। ये है आम जिंदगी, आपको मेंटोस जिंदगी जीनी है एज अ पेडागोजी टीचर, क्योंकि आपको पेडागोजी के हिसाब से समझनी पड़ेंगी चीजें। ठीक, तो मेंटोस जिंदगी में पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न है। ठीक, और दीर्घ उत्तरीय विमर्श संबंधी वो कोई सेंस ही नहीं बनाता, वो अपने आप ही इसके अंदर आ जाएगा कि वो दीर्घ उत्तरीय तो अपने आप ही हो जाएगा जब 120 शब्द में लिखना है, लेकिन सिर्फ 120 शब्दों को नहीं समझना है। ये अपने आप में एक एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन था जिसमें आपको सोचना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 25 क्वेश्चन है टोटल। निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइएगा फटाफट से।
सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा राज्य भाषा हिंदी में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। यानी जो उनकी स्कूल की लैंग्वेज है राज्य भाषा हिंदी में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीख जाते हैं। यानी सब हिंदी में शुरू कर रहे हैं। सबकी मातृभाषा हिंदी होगी जरूरी तो नहीं है। फिर देखते हैं सेकंड ऑप्शन, ये क्या कहता है भाई, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा और घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीख लेते हैं। ये बात सही है, क्योंकि सबकी पहली भाषा हिंदी होगी। ये हम क्यों मान ले रहे हैं? क्योंकि हमारी है भाई। इस देश में बहुभाषी देश है हमारा, कितनी सारी भाषाएं हैं। अगर हम देखें, किसी घर में मलयालम बोली जा रही हो सकती है, किसी घर में पंजाबी, किसी घर में संस्कृत, किसी घर में कुछ और हो सकता है, भोजपुरी, कोई भी भाषा हो सकती है, बंगाली हो सकती है। तो वो हिंदी से ही शुरुआत क्यों करेगा? क्योंकि शुरुआत तो हमें त्रिभाषा सूत्र के अनुसार मातृभाषा से करनी है। और मातृभाषा क्या है आपकी? कोई भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी हिंदी होगी। तो पहली भाषा सभी बच्चे विद्यालय शिक्षा मातृभाषा यानी घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। क्योंकि एलिमेंट्री लेवल तक जाते जाते 2 और भाषाएं, तभी 3 लैंग्वेज बनेंगी टोटल। एक आपकी मदर टंग, दूसरी इंग्लिश या हिंदी में से कोई, और तीसरी आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है ना? तो तब तो 10वीं तक जाते जाते 3 भाषाएं वो सीख लेगा। सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में क्यों करें भाई? बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपने राज्य की भाषा में नहीं, मातृभाषा में शुरू करेंगे और 2 और भाषाएं सीख लेंगे। तो सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। यहां एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहां विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? यानी जो सब्जेक्ट है उसका ऑपोजिट भी आप सोच पाए, यानी उसका और दूसरा पक्ष क्या हो सकता है। जैसे ही मैं कहती हूं कई पहलुओं पे सोचना, यानी समालोचनात्मक चिंतन की बात हो रही है। आते हैं ऑप्शन पे, समझते हैं। समालोचनात्मक साक्षरता यानी क्रिटिकल लिटरेसी, साक्षरता विकास, लिटरेसी डेवलपमेंट। तो लिटरेसी तो नॉर्मली भी तो पढ़ना लिखना सीखना भी तो साक्षरता है ना। इसमें आपको विपरीत वाले दृष्टिकोण की क्या जरूरत है? तो ये तो गलत हो जाएगा। समालोचनात्मक विश्लेषण है, ये एनालिसिस है। देखो, ये समालोचनात्मक विश्लेषण अपने आप ही आ जाता है समालोचनात्मक साक्षरता कौशल के अंदर, जो हमने अभी किया था क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स में। अगर उसमें आप विश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो काहे का समालोचनात्मक चिंतन है? क्रिटिकल थिंकिंग में तो आप देख पा रहे हैं ना, फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है ना। कोई कह रहा है 2000 के नोट में चिप है, तो भाई कैसे है, कहां है, इसका साक्ष्य क्या है, हर एक पहलू आप देख पा रहे हैं किसी चीज का, वो समालोचनात्मक चिंतन है। ठीक, प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र यानी प्रोसीजर पे बेस्ड है नहीं। यहां पे आप समालोचनात्मक साक्षरता की बात हो रही है। सिंपल बात, समालोचनात्मक विश्लेषण तो इसमें अपने आप आ जाएगा ना। समालोचना जहां आ गई तो विश्लेषण तो होगा ही। क्रिटिकल थिंकिंग में अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, चीजों को खोल के नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर किस बात का क्रिटिकल थिंकिंग है ना? तो ये तो इसके अंदर अपने आप ही समाहित है। हाय मैम, पेड बैच में पेमेंट नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए? सौम्या, हो जाएगा, ऐसी क्या दिक्कत है? टीम को कॉल कर लो, मेल डाल दो, है ना, वेबसाइट से ले लो। समालोचनात्मक साक्षरता, इसके अंदर अपने आप ये एनालिसिस भी, कंक्लूजन भी, निष्कर्ष निकालना, समालोचनात्मक निष्कर्ष, समालोचनात्मक आपका ये विश्लेषण, ये सब आ जाएगा समालोचनात्मक साक्षरता के अंदर। क्योंकि अब आपके अंदर वो लिटरेसी आ चुकी है। ये वैसा ही है कि जैसे हम कह रहे हैं कोई व्यक्ति साक्षर है, तो भाई साक्षर है तो पढ़ना लिखना तो आ ही गया होगा ना, तभी तो उसको लिटरेट कह रहे हैं हम, है ना। साक्षरता सीखी है तो पढ़ना लिखना बोलना ये सारी स्किल्स होंगी व्यक्ति में। तो उसी तरह से जब समालोचनात्मक साक्षरता आ गई है तो ये विश्लेषण, ये आपका तथ्यों पे जांचना, अलग अलग पहलुओं से सोचना, ये सब तो होगा ही। तो इसलिए वो बात सही है। कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती हैं। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? वस्तुओं को ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, वस्तुओं के माध्यम से। जब मैंने कहा पेन, तो मैं कह रही हूं PEN, पेन लिखते हुए, ये होता है पेन। जब मैंने कहा एप्पल, तो मैंने एप्पल दिखा दिया। ये रियलिया है, रियल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना। ये सिर्फ पहले इंग्लिश पेडागोजी में ही आता था। वास्तविक वस्तुएं लेकर के आ रही है टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, ताकि बच्चे को और क्लियर हो सकें चीजें। तो ये खाना पकाने के बर्तन है, वास्तविक जीवन के कार्य हैं, शिक्षण सामग्री नहीं, ये आम जिंदगी है। आपको मेंटोस आंसर चाहिए। वास्तविक वस्तुएं टीचर के रूप में सोचिए थोड़ा सा, यानी रियल ऑब्जेक्ट्स को जब आप क्लासरूम में बच्चों को समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। तो झाड़ू, जब आप बात कर रहे हैं झाड़ू के बारे में बता रहे हैं तो झाड़ू दिखा भी दे रहे हैं। जब आप बॉटल की बात कर रहे हैं या माउस की बात कर रहे हैं तो आप माउस दिखा दे रहे हैं, है ना। तो रियल ऑब्जेक्ट्स को आप क्लासरूम में यूज कर रहे हैं जब, तो वो रियलिया कहलाता है, यानी रियल ऑब्जेक्ट्स या वास्तविक वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा फटाफट से और जवाब दीजिएगा। क्या होता है क्वेश्चन नंबर 18 में? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, यानी सोशल साइंस की क्लास है,
शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मेन जो पॉइंट है उस बात का वो क्या है उस चैप्टर का, और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख रहे हैं। ठीक, इस कौशल को क्या कहेंगे, यानी मेन पॉइंट को समझने की कोशिश और उसको लिख भी रहे हैं। लेखन कौशल है, इसमें संज्ञानात्मक कौशल है, अध्ययन कौशल है या श्रवण कौशल है। इसका मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए नोट मेकिंग भी कर रहे हैं, मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं, और नोट टेकिंग, नोट मेकिंग किस में आता है, नोट्स बनाना स्टडी स्किल्स में आता है, अध्ययन कौशल में आता है। आप लोग यहां भी गिर गए, मतलब लिटरली वो वाला गिर गए नहीं, मतलब धड़ाम से गिर गए, वो वाला फिसलने वाला गिरना है ये, कि आपने आंसर संज्ञानात्मक कौशल लगा दिया 60% के आसपास लोगों ने, अब आंसर बदल दिया जब मैंने बता दिया, तो ऐसी चीटिंग नहीं करनी है। ये अध्ययन कौशल है, स्टडी स्किल में आता है, क्योंकि आप मुख्य बिंदु समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, यानी स्टडी कर रहे हैं, ऊपर से फिर आप नोट्स टेक कर रहे हैं, या नोट्स मेकिंग या नोट्स टेकिंग है, वैसे डायरेक्ट जब आप सुन के मेन पॉइंट लिख ले रहे हैं, तो ये स्टडी स्किल्स के अंदर आती हैं ये चीजें। संज्ञानात्मक कौशल, संज्ञान तो ऑफकोर्स यूज हो रहा है, लेकिन अगेन मेंटोस जिंदगी पे जाना है, आम जिंदगी वाला जवाब नहीं चलेगा, ठीक है ना। श्रवण, ऐसे तो आप सुन भी रहे हैं, ऐसे तो लिख भी रहे हैं, ऐसे तो संज्ञानात्मक कौशल सोच भी रहे हैं, तो सिर्फ संज्ञानात्मक क्यों है, फिर तो सारे सही हैं। अध्ययन कौशल में ये सब आ जाता है कि जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो लिखना, पढ़ना, समझना, सोचना सब आएगा, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, फटाफट से जवाब दो, फटाफट से जवाब दो और बताओ, जल्दी जल्दी जवाब दो, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सीधा सीधा जवाब दे देना है। बताइए, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 48% लोग। चलिए देखते हैं आज आप लोगों ने जितने गलत जवाब दिए हैं इतने तो, है ना, वो ईमान एंड जस्टिस वाले स्टेज पे आ जाऊंगी मैं, ऐसे भगवान पाप देगा ऐसे गलत जवाब दोगे तो। मजाक कर रही हूँ, खैर यहाँ गलती हो जाए कोई नहीं, पेपर में ठीक होना चाहिए, उसके लिए पहले समझ लगेगी, कुछ दिन 2-4-6 सेशन हम हिंदी के करेंगे तो अपने आप समझ बनने लग जाएगी, क्योंकि वही टॉपिक्स रिपीट हो रहे होते हैं बार बार, तो दिक्कत नहीं होगी। उस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे समझ में आ जाएगा। अधिगम प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लर्निंग। एक तो इन्होंने हिंदी ना हिंदी छोड़ी है ना इंग्लिश ही छोड़ी है, ये सीधा सीधा ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश से, और जब से ऐसा होना शुरू हुआ है तब से हिंदी पेडागोजी में दिक्कत लोगों को ज़्यादा आई है, बट हम कर लेंगे इसको, डोंट वरी। अधिगम प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम, आउटकम क्या निकल के आया है ना, 3 साल दे दिए किसी रिश्ते को, शादी तक नहीं पहुंची बात, बर्बाद हो गया टाइम, है ना, ये लोगों का आउटकम का तरीका होता है, ठीक, बट ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ठीक। अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। ये जो लर्निंग के आउटकम है कि आपने कुछ सीखा, उस सीखने से प्राप्त क्या हुआ, कितने % समझ में आया, वो है आउटकम। ये क्लास आपने देखी, 25 क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन सही हुए, अच्छा क्वेश्चन इतने सही हुए, समझ में कितना आया, तो ये आउटकम है उस क्लास का, ठीक है। तो अधिगम प्रतिफल यानी सीखने का प्रतिफल, रिजल्ट, आउटकम, शिक्षार्थियों को किस चीज में समर्थ बनाता है, एबल बनाता है, सभी कौशलों के अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करने में, यानी जो मिनिमम लेवल है, या फिर भाषागत तथ्यों को मापने के संदर्भ में प्राप्त करना, यानी जो लैंग्वेज को लेकर के जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं या आपके जो तथ्य हैं उनको लेकर के क्या समझ में आया है, व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, सब अपनी अपनी मर्जी से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके जवाब दे रहे हैं। सिर्फ न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना थोड़ी ना लर्निंग आउटकम होता है कि आप 100 में से 33 नंबर ले आओ तो हम कहेंगे हाँ बहुत अच्छा लर्निंग आउटकम आया है। भाई दक्षताएं, आपकी मास्टरी कितनी हासिल हुई है, तो दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना कि आपने 4 चैप्टर पढ़े, आपने एक मैराथन देखा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, या आपने बैच लिया, आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे थे, फिर आप जब एक थियरी पढ़ के, मान लीजिए मैं प्याजे की थियरी पढ़ाती हूँ 4 दिन लगा करके, तो बैच में मैंने लगाया है समय, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं प्याजे के, तो आप प्याजे के क्वेश्चंस जब आप कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि यार ये क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, जो हमने पढ़ा था क्या वो समझ में आ रहा था, पता लग रहा है, यानी कितनी मास्टरी हासिल हुई है, मैं कितना दक्ष, कितना लायक बना हूं, ये बात आपको संदर्भ में समझ में आ जाती है। तो दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना कि कितने % मापा जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है, कि आपकी मास्टरी कितनी हासिल हुई है किसी एक टॉपिक पे, सिर्फ न्यूनतम स्तर नहीं कि बेयर मिनिमम सीख लिया, वो नहीं, तो 4th तो सही हो ही नहीं सकता, मतलब 1st तो सही हो ही नहीं सकता, 4th सही है, गलत जवाब दे रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 देखना और जवाब देना। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है,
सहजात या प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग, दूसरी लैंग्वेज जो आप मान लीजिए आज आपको हिंदी आती है जो आपकी मातृभाषा है और फिर आप इंग्लिश सीखते हैं तो ये हिंदी का ज्ञान आपको इंग्लिश में हेल्प करेगा। बात सही है या नहीं, मैं क्यों बताऊं, आप पहले देखो। प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग अलग है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग और जो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग है वो दोनों एकदम अलग है। नहीं भाई, एकदम अलग क्यों होते? सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध, बाधा बनता है, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में ही। इस अप्रोच से नहीं चलना, बल्कि मल्टीपल लैंग्वेजेस हेल्प करती हैं। सहजात प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है, जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है आपकी वो दूसरी भाषा को सीखने में मददगार साबित होती है, ये बात हमें माननी है एज अ टीचर। इसलिए हम कहते हैं बहुभाषिता का माहौल, जितनी ज्यादा भाषाएं होंगी, बल्कि कहा जाता है जिन लोगों को 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हैं उनका संज्ञान, उनकी थिंकिंग प्रोसेस, उनका जो कॉग्निटिव लेवल है वो बेटर हो पाता है। तो बच्चे को हम भाषाएं तो जितनी सिखाएं उतना अच्छा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, लड्डू सा क्वेश्चन है, इसमें भी अगर आपने गलती की तो फिर वो आया था ना, सीटेट माफ नहीं करेगा। फिर देखना एक बार 21वां सवाल क्या कहता है। कक्षा 7 का विद्यार्थी यानी क्लास 7 का स्टूडेंट है, एलम नाम है, कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है, यानी 4 लैंग्वेजेस उसको आती हैं, जिसमें कन्नड़ा है, मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक, घर में यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस, बहुभाषिता वाला बच्चा है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो वह प्रवाह के साथ यानी फ्लो में, फ्लुएंसी के साथ 4 भाषाएं बोलता है। और विद्यालय में वह हिंदी यानी स्कूल में हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है। अब वो मराठी नहीं बोल रहा है क्योंकि विद्यालय में यही 3 भाषाओं के लोग होंगे ज्यादातर, क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती हैं, उनको मराठी नहीं आती तो वो मराठी नहीं बोल रहा है ना। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? क्या है ये स्थिति? कोड से आगे जाना, कोड मूविंग है, कोड स्विचिंग है, अंतरभाषा यानी इंटर लैंग्वेजिंग, परभाषिक यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग लिंग्वल योग्यता है, या कोड जाल यानी कोड मैशिंग है। ये सब इधर उधर की बातें हैं इस समय ना। ये इंटर लैंग्वेजिंग है, ऐसा नहीं है वो एक से दूसरी भाषा, दूसरी से तीसरी, नहीं। परभाषिक ट्रांसलिंगुअल योग्यता है कि बच्चा एक से दूसरी भाषा में फ्लुइडली चेंज कर सकता है, कई भाषाओं का इस्तेमाल वो कर सकता है। ये है ट्रांस लैंग्वेजिंग, यानी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांस मतलब चेंज कर सकता है यहाँ, ठीक है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक ही भाषा में परिवर्तन करता है तब इंटर लैंग्वेजिंग होता, कि हिंदी का ही कोई और रूप में बोलने लग जाऊं तो वो इंटर लैंग्वेजिंग हुआ, अंतरभाषा हुआ, एक ही भाषा के अलग अलग रूप। लेकिन यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, परभाषिक रूप हो गया। तो थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा फटाफट से और जवाब दीजिएगा। आपका फेवरेट क्वेश्चन बिक्स और कैल्प वाला, यह है अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है, यानी भाषा के ज्ञान को बढ़ाना, एकेडमिक स्किल्स को बढ़ाना। कहाँ आता है? कॉग्निटिव, बताओ, कॉग्निटिव, एकेडमिक, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक, संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता, तो ये तो बिक्स हो गई ना, कि आप जब डेली कम्युनिकेशन में जो भाषा यूज कर रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, ये आपके अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए, जो आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट को समझने के लिए। जैसे आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो आपको कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए कि उन टर्म्स को आप समझ पाए। यहाँ पे वो आम वाली भाषा जरूरी नहीं है यूज होगी। आम भाषा में तो एकोमोडेशन, जब आप प्याजे में पढ़ते हैं तो एकोमोडेशन को तो आवास कह देते हैं, कहीं आप रह रहे हैं वो एकोमोडेशन है। लेकिन मेंटोस भाषा में या पेडागोजिकल भाषा में या कॉग्निटिव लैंग्वेज की या एकेडमिक लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो हम एकोमोडेशन को समायोजन कहते हैं, कि आप चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं कुछ। समझ पा रहे हो? फिर आम भाषा नहीं है ये। तो संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अंतरभाषा निपुणता यानी आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में क्या कर पा रहे हैं, मास्टरी हासिल कर पा रहे हैं, उसकी बात नहीं है यहाँ पे। मल्टीपल लैंग्वेज की बात नहीं है। एकेडमिक्स को आप समझने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी में क्यों ना समझ रहे हो। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, तो वो तो बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स जो आप बोलचाल की भाषा में यूज कर पा रहे हैं। ठीक, अब जब इन पे पकड़ बन जाए तो हम इनको कहेंगे कि ये आपकी जो बिक्स हैं वो आपने पूरी तरह से मास्टर कर ली है। यहाँ पे बुनियादी थी, यहाँ पे निपुणता है, बस इतना ही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती हैं और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती हैं कि ये मैंने 2 बार इंग्लिश में पढ़ा मान लीजिए, और बच्चों को कहा कि सुनो भाई ध्यान से। ठीक, इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है। 4-4 के ग्रुप बना दिए,
वाइगॉस्की की बात को मान रहे हैं कि ग्रुप में सिखाओ, समूह में सिखाओ, अच्छा सीखेंगे बच्चे, एक दूसरे से हेल्प लेके सीखेंगे। और काम करने के लिए कहती हैं कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें, यानी खुद से रीराइट करें, जो एकदम मूल जैसा ना हो, यानी जो आपने कहानी सुनी है उससे कुछ अलग लिखो, बिल्कुल सेम एज इट इज नहीं, अपने तरीके से, अपनी भाषा में, अपने विचारों के साथ। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? सामूहिक श्रुतलेख कहेंगे, श्रवण कार्य, लेखन कार्य, अनुच्छेद श्रुतलेख है? बताओ बताओ। देखो यहां पे समूह है, एक तो इस बात पे ध्यान देना, 4-4 का ग्रुप बना है, टीचर ने 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ा है और अपने तरीके से लिखने को कहा है, तो श्रुतलेख हो गया, क्योंकि सुन के लिखेगा बच्चा समूह में। 3 बातें हो गई, सुन के लिखना यानी श्रुत लेख, समूह में लिखना सामूहिक श्रुतलेख। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ जवाब फर्स्ट ऑप्शन। सिर्फ सुन थोड़ी रहे, सिर्फ लिख थोड़ी रहे, सिर्फ अनुच्छेद का श्रुतलेख थोड़ी है, एज इट इज थोड़ी है कि पैराग्राफ को लिख दिया है, अपना दिमाग लगाना है उसमें, ठीक। तो समूह के साथ फिर मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है, यानी लैंग्वेज की एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उसकी विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पता नहीं कितनी बार अलग अलग तरीके से। जब हम भाषा की विशेषताएं पढ़ते हैं, पहला ही चैप्टर है लैंग्वेज पेडागोजी में, जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये चीज आती ही आती है कि भाषा की विशेषता नहीं है, भाषा यादृच्छिक होती है, भाषा स्थिर है, भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित है, भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। यानी या तो आप एनवायरमेंट से अर्जित कर लेते हैं, जैसे आप अपनी मातृभाषा को उठा लेते हैं, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सुनते हैं आसपास से, दिमाग में भर जाती है, आप बोलने लगते हैं, अर्जित कर लिया, इकट्ठा कर लिया, ठीक। और सीखी हुई क्या है? आप ग्रामर सीख रहे हैं, ABCD सीख रहे हैं। जब आप लैंग्वेज के प्रॉपर रूल्स वगैरह से सीख रहे हैं, दोनों ही होती है। भाषा एक्वायर्ड भी होती है यानी अर्जित भी होती है, और लर्न भी होती है यानी सीखी हुई भी होती है। जैसे इंग्लिश लर्न हो सकती है, हिंदी हो सकता है आपने अर्जित की हो अपने आसपास से। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, यानी जो संस्कृति में आप रहते हैं उस तरह के अनुभवों पर आधारित होगी, बात ठीक है ना। हम रामायण महाभारत ये सब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये भी तो हमारे सांस्कृतिक अनुभवों से प्रेरित है ना भाषा। अगर हम देखें भाषा यादृच्छिक है, यानी क्या है? आर्बिट्रेरी है, यानी भाषा इच्छा के अनुसार हमने बना रखी है, यादृच्छिक है, इच्छा पे बेस्ड है। मेरा मन किया कि ये पेन है और ये पेन ऐसा दिखेगा, हो सकता है मैं रॉकेट को पेन कह देती, या हमारा मन करता हम रॉकेट को पेन कहते, है ना। ये रॉकेट जैसे लग रहा होगा, हालांकि मेरे द्वारा बनाया गया पेन, तो बट ये जैसी लिखी जाती है और जो इसका मतलब है उसमें कोई रिलेशन नहीं है, ये हमने अपनी मर्जी से बना लिया। अगर मैं इस मग को पग कहने लगूं, या हम कहते हमेशा से, तो ये पग हो जाता, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो हमने एक कोई खास रिलेशन नहीं है, इस मग का मतलब कुछ मग में लगा हुआ नहीं है जिसकी वजह से ये मग है। तो ये हम जैसी लिखी जाती है और जैसे हम पढ़ते हैं, या जिसका जो मतलब है वो हमने इंडिपेंडेंटली बनाया हुआ है इच्छा से अपनी, तो यादृच्छिक है। लेकिन भाषा स्थिर नहीं हो सकती। भाषा स्थिर हो जाएगी तो फिक्स हो जाएगी। हर साल पता नहीं कितनी सारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लेके कितनी सारी डिक्शनरीज में नए नए शब्द ऐड होते हैं, कुछ शब्द हटते हैं। भाषा समाज के साथ बदलती रहती है, समय के साथ भाषा सेम नहीं रहती। आज से 20 साल पुरानी मूवी देख लीजिए कोई, पहले तो मूवी को मूवी भी नहीं कहते थे, फिल्म ही कहते थे, है ना। तो उस समय पे भाषा आपको अलग मिलेगी, आज के समय भाषा आपको अलग मिलेगी आज की मूवीज में। तो समय के साथ या जनरेशन बाय जनरेशन समाज बदलता है, भाषा भी बदलती है, तो भाषा स्थिर नहीं हो सकती। यही बात गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है, यानी नॉट लिखा हुआ है। तो नॉट कौन है यहाँ पे? भाषा स्थिर है, ये नहीं है, ये गलत है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 25 आज के लिए आखिरी सवाल, फटाफट से बताइए आप जवाब। अ और ब 2 कथन दिए हुए हैं, इन दोनों पे आपको विचार करना है। अ कथन में क्या है और ब कथन में क्या है, समझते हैं। ए स्टेटमेंट कहता है अकादमिक भाषा विशेषताओं की विशेषता है जो अकादमिक विषयों के लिए विशिष्ट है, यानी एकेडमिक लैंग्वेजेस जो है उनकी एक विशेषता है, उनकी एक स्पेशलिटी है जो एकेडमिक लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिक है। यानी जैसे मैंने अभी बताया कि एकोमोडेशन को आवास बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, बट पेडागोजी में, एकेडमिक्स में जब हम पेडागोजी की बात कर रहे हैं, तो पियाजे की थियोरी की बात कर रहे हैं, तो वो समायोजन है। तो ये बात तो सही है। अकादमिक भाषा के क्षेत्र में व्याकरण, शब्दावली और भाषा के सभी विषय क्षेत्रों के विमर्श हैं। यानी इसमें कई बार जब हम एकेडमिक्स में लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसमें ग्रामेटिकल एस्पेक्ट भी है, वोकैबुलरी का एस्पेक्ट भी है, वर्ड मीनिंग, भाषा के सभी क्षेत्र के विमर्श भी शामिल होते हैं जिस आधार पर वो बनती है। तो तीनों ही बातें, दोनों ही बातें सही है। अ और ब
दोनों ही सही है। ये तो वैसे भी आपका फेवरेट उत्तर है, सब आंख बंद करके लगाई देते हैं जब समझ ना आ रहा हो, है ना। चलो खैर, आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए